हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट सेटल्ड बाय जिनत। अपने क्या चल रही थी, स्टैटिक्स की बुक चल रही थी सांख्यिकी 11th क्लास में। उसके अंतर्गत चैप्टर कौन सा था, आंकड़ों का संगठन। उसके अंतर्गत अपन ने टॉपिक्स पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत देखा था अपने जो आंकड़े हैं वो किस तरीके से हैं, मतलब क्यों इकट्ठा करने पड़ते हैं अपन को, अगर अलग अलग रखते हैं तो क्या फायदा है, साथ में रखेंगे तो क्या होगा, ये चीज अपन ने देखी थी। फिर उसके बाद अपरिष्कृत आंकड़े। अपरिष्कृत आंकड़ों का मतलब क्या होता है, जो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, सब मिक्सअप है, उनको क्या बोलेंगे, अपरिष्कृत आंकड़े। जैसे मैंने कहीं की जनसंख्या की गणना कर रही हूँ और मैंने इसको सही तरीके से जमाया नहीं है, मैंने लिखा 2, 5, 3, 5, 8, 9, उसके बाद 1 और 8, 5। मैंने इसको बोला आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ, छोटे से बड़े क्रम में जमाओ या बड़े से छोटे क्रम में। अब मैंने इसमें पूछ लिया कि सबसे बड़ा कौन सा है। अगर ये सही से जमा हुआ हो तो लास्ट में बड़ा होता वो पता चल जाता। मैंने पूछा होता कि इसमें बीच का क्या है, तो अपन को पता चलेगा। क्या सही तरीके से पता नहीं होगा तो अपन को नहीं पता चलने वाला है। बट अपन इसको सही तरीके से जमा दे तो वो कौन से फिर आंकड़े कहला जाएंगे, वो सही व्यवस्थित आंकड़े कहला जाएंगे, वो बारंबारता के अंतर्गत आएंगे। पर ये जो अभी आंकड़े उपलब्ध हैं वो कौन से आंकड़े कहलाते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े। फिर आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण किस तरीके से किया अपन ने, जैसे अपन ने जनसंख्या की गणना की। किसकी गणना की, मैं एक बार हटा दूं, एक बार जो पिछला है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ वापस। कौन से आंकड़े हैं, अपरिष्कृत आंकड़े, मतलब जनसंख्या के आंकड़े। क्या, जनसंख्या के आंकड़े। अब इस जनसंख्या में ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या में सब महिला पुरुष कुछ तो होंगे कि नहीं होंगे। अब मैंने पूछ लिया कि यहाँ पर महिला कहाँ ज्यादा है कहाँ पर कम है, तो कैसे पता चलेगा। अगर तुम लोगों ने सही से व्यवस्थित करके रखा होगा तब पता चलेगा। तो उसी तरीके से जनसंख्या में पहले तो पुरुष और क्या आता है, महिला दोनों आएगा। तो यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर स्त्री। अब ये स्त्री पुरुष तो पता चल गया, बट ऐसा ही है क्या स्त्री पुरुष ही होंगे, जरूरी है, नहीं पता। क्यों, इनके क्या हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष, बच्चे भी तो हो सकते हैं, लड़का हो सकता है लड़की हो सकते हैं, पुरुष स्त्री ये दोनों हो गए डिफरेंट। अब इसमें वापस इनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उन बच्चों को छोटे जो चाइल्ड होंगे उनको अलग से लिखेंगे। और वो भी कैसे लिखेंगे, पहले पुरुष में भी 2 पार्ट वापस बांटेंगे। क्या बांटेंगे, पहले पता चलेगा शादीशुदा है कि मतलब शादीशुदा नहीं है, विवाहित या अविवाहित, विवाहित या अविवाहित। विवाहित है या अविवाहित है कैसे पता चलेगा, और स्त्री भी विवाहित है अविवाहित है कैसे पता चलेगा। अब हमको उस आंकड़ों में लिखना पड़ेगा सही तरीके से, विवाहित अविवाहित। अब इतना तो पता चलेगा, अपन ने विवाहित और अविवाहित लिख दिया। उसके बाद अब इनके विवाहित में बच्चे आएंगे, अविवाहित में कुछ नहीं आएगा। पता चल गया इतना, विवाहित में बच्चे आएंगे अविवाहित में कुछ नहीं आएगा। अगर इन दोनों का नाम साथ में लिखेंगे तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो साथ में ही लिखे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग लिखे जाए। आइडेंटिफाई, तो सबसे पहले जब भी इसको लिखना चालू करते हैं, जनसंख्या की गणना की जाती है, तो उसमें क्या लिखा जाता है, जो अपने घर में सबसे बड़ा सदस्य होता है उसकी एज के साथ क्या लिखा जाएगा कि वो स्त्री है या पुरुष। उसके बाद अगर उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ के बारे में लिखा जाएगा, अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों के बारे में, उसके बाद उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के बारे में, इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो एक एक की गणना इस तरीके से की जाती है, मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है इस तरीके से, ताकि आसानी से कोई भी चीज अपन को उपलब्ध हो सके। अपन को पता चलेगा अभी शिशु इतने हैं, शिशुओं की संख्या इतनी है, स्त्रियों की संख्या इतनी है, आदमियों की इतनी है, वो सब अपन को पता चल जाएगा। विवाहित इतने हैं, अविवाहित इतने हैं, तो ये सब किससे पता चलेगा अपन को, जनसंख्या के आंकड़े जो अपन ने इकट्ठा किए हैं उनको सही तरीके से इकट्ठा करते हैं तो अपन को ये पता चल जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना तुम। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, चर, सतत और विभक्त। इसका क्या मतलब है, चर की सरल परिभाषा। चर की क्या है, सरल परिभाषा है। कैसी परिभाषा, सरल है, जिसका आपने पिछले अध्ययन किया है। क्या क्या है, पिछले अध्ययन किया है, मतलब पहला ही आपने इसका अध्ययन कर लिया है। जो आंकड़े हैं चर किस तरीके के होते हैं, चर नंबर्स में होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे चर में गिने जाएंगे। फिर अंडरवुड में होता है, अंडरवुड से बाहर कैसे निकालते हैं वो सब अपन अब देखेंगे। यह नहीं बतलाती
कि यह कैसे परिवर्तित होता है, यह बताता नहीं है कि कैसे परिवर्तित हो रहा है, बस चर है। चर या तो सतत हो सकते हैं या विरक्त हो सकते हैं। सतत का मतलब क्या है, सीधे हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या विरक्त मतलब पॉइंट में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पर चर होंगे ही अवेलेबल। तो कितने प्रकार के होते हैं, चरों में अंतर विशेष वर्गों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, विशेष वर्गों के आधार पर होता है। इन्हें सामान्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गों में किया जाता है, दो, एक तो सतत और एक विरक्त। सतत का भी बोला है 1 2 3 4 जो आ गए वो कौन से कहलाएंगे, जो पूर्ण वर्ण आ गए, पूर्ण माना गया तो वो सतत में, विरक्त में जो पॉइंट्स में आ रहे हैं वो। अगला, सतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। क्या लिखा है यहाँ पर, कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे 1 2 3 से लेके अनंत तक। कहां से लेके 1 2 3 उसके बाद अनंत तक हो सकते हैं। अब हमको पता नहीं है कि कहां तक हो सकते हैं, ठीक है। यह पूर्णांक मान 1 2 3 4 भिन्नात्मक मान 1/2 क्या है, 1/2 है। ये जो मैंने इस तरीके से लिखा 1 ऐसे, तो इसको ऐसे मान लेना, ठीक है, ऐसे समझना। 1/2 2/3 3/4 तथा वे मान जो यथावत भिन्न नहीं है। क्या है, भिन्न में नहीं है, यथावत मतलब अंडररूट में है। √2 का मान क्या लिखा है मैंने 1.414। उसके बाद √3 1.732, फिर क्या है √7 2.645 को हो सकते हैं। सतत चर के विपरीत विरक्त चर केवल निश्चित मान हो सकता है। क्या हो सकता है, निश्चित मान हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे तुम लोगों ने पाई पढ़ी, 10th क्लास में पढ़ी होगी पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। 22/7 है कि नहीं पाई का मान, मतलब ये क्या है 22 मान क्या है, फिक्स है, तो फिक्स ही रहने वाला है। जैसे मैंने लिखा √4 लिखा, जिसका मान फिक्स है तो 2 ही रहेगा। ऐसी चीजें जो फिक्स होती है कि अपन को पता है कि ये इतना ही होने वाला तो इतना ही होगा, वो सारी क्या है फिक्स चीजें किसमें आ जाएगी, किस चर में आएगी, निश्चित मान विविक्त मान में आएगा। कौन सा आएगा, विविक्त मान में आएगा। इसके मान केवल परिमिति उछाल से बदलते हैं। इसके मान या तो उछाल से बदलेंगे, ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग कुछ भी देखो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर परिमिति का यूज करके अपन, जैसे तुम लोगों ने अभी शेयर मार्केट वाला चल रहा है, उसमें से अचानक कुछ भी आ जाता है तो उसमें उछाल होता है या फिर कमी आ जाती है, तो उछाल से उसका मान क्या हो जाता है, परिवर्तन, मतलब कैसे बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं। क्या होते हैं, एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परंतु इनके बीच में कोई भी मान नहीं आता, इनके बीच में कोई भी मान नहीं आता। इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, इसको हटा रही हूँ एक बार। जैसे अपन ने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है, क्या बनाया मैंने, ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर मैंने 10 लिखे, 20 लिखे, 30 लिखे, ये किस आधार पर लिखे मैंने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इनके बीच में कोई भी मान नहीं आना चाहिए। ये यूं बोल रहा है कि यही मान होना चाहिए, या तो 10 हो, 0 से 10 होना चाहिए, इनके बीच में कोई मान नहीं आना चाहिए। परंतु इसके बीच में कोई मान नहीं आएगा, उछाल होगा तो सीधा 0 से 10 पे आ जाएगा, बट बीच का कोई मान नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला था, ये क्या है 69 है, सॉरी 64 किसका है, 8 का है। अब इसके उछाल लाके मैं क्या इसको 2 में बदल सकती हूँ, 2 में नहीं बदला जा सकता, तो ये 8 का 8 ही रहने वाला है, तो वही उछाल नहीं लाया जा सकता, मतलब इनके बीच में ही मान आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगी तो गलत होगा कि नहीं होगा। तो बस यही समझाना चाह रही थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है बारंबारता। हो गया, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अगला पॉइंट क्या है, बारंबारता। जो 5वां पॉइंट है वो बारंबारता है। बारंबारता का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से अपन ने आंकड़े देख लिए अलग अलग करते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े, बारंबारता में अपरिष्कृत आंकड़ों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कैसे,
जैसे अपरिष्कृत आंकड़े किस तरीके से होता है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया किस तरीके से हो सकते हैं, कोई भी मान हो सकता है उसमें। जैसे जनसंख्या की गणना कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे ही चलेगा। तो जब जनसंख्या की गणना की जा रही थी, तो जनसंख्या की गणना की जिसमें मैंने 13, 15, 18, 28, 18, 12, 13, 15, 16 ये लिख दी संख्या मैंने। क्या ये कौन सा आंकड़े हो गए, अपरिष्कृत आंकड़े हो गए। अब बारंबारता, मैंने भी बोला कि इनको बारंबारता के तौर पे जमाओ, इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करो, मतलब एकदम सही तरीके से रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 सबसे पहले, फिर 13 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है 13। उसके बाद 14 नहीं है, सीधा 15 है, 15 के बाद क्या है 16, फिर क्या है 18 के बाद 28। तो ये सही तरीके से जमाया। तब इसको जमाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, सिर्फ आंकड़े इसी तरीके से प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है, आंकड़े अलग तरीके से भी प्राप्त हो सकते हैं। अगला तरीका देखो, तुम लोगों को बोला 0 से लेके 10 तक तुमने क्या किए, स्कूल के रोल नंबर निकाले, रोल नंबर नहीं, बच्चों के अंक निकाले। तो तुम लोगों को डायरेक्ट बोल सकते हो कि इतने % बने। तो तुम लोग अगर यूं बोलेंगे थर्ड डिवीजन में कौन आया, तो क्या होता है थर्ड डिवीजन में कहां से कहां तक होते हैं, 45 से लेके शायद आई थिंक 50 तक ऐसे कुछ होते हैं मार्क्स। मेरे को भी पता नहीं है, इसमें ध्यान नहीं है, किसी स्कूल में अलग होते हैं, किसी स्कूल में कम होते हैं, तो इस वजह से। और 50 से लेके कितने तक 60 तक सेकंड डिवीजन और 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन होता है। तो मैंने ये पूछा कि तुम लोगों को कि फर्स्ट डिवीजन कौन सा है, कौन बच्चा है, तो तुम लोगों ने इसको व्यवस्थित नहीं किया होगा। तो तुम लोग बता सकते हो 10 बच्चे हैं ना, फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन इतने जने आए, थर्ड डिवीजन इतने जने आए, ये कोई नहीं बता सकता। तो इस हिसाब से तो अगर तुम लोगों को जमा करना होगा तो मेरे को क्या लिखूंगी, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे फर्स्ट करके लिखूंगी, यहाँ सेकंड करके लिखूंगी, यहाँ पर थर्ड करके लिखूंगी, तब जाके मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने बच्चे। तो यहाँ पर कितने 30 बच्चा है, यहाँ पर 5 बच्चा है और यहाँ पर 18 बच्चा है। अब मुझे पता चल गया कि हाँ फर्स्ट डिवीजन में यहाँ पर पूरे स्कूल में कितने 30 बच्चे आ रहे हैं, सेकंड डिवीजन में मतलब जो सेकंड आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और थर्ड में कितने आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से कितने पास हुए 30 जने, सेकंड डिवीजन से कितने हुए 5 जने, और थर्ड डिवीजन से 18 जने हुए। ये मेरे को कैसे पता चला, जैसे मैंने बारंबारता जमाई, तो बारंबारता जमाने के बाद पता चला मुझे इसमें ये हुआ, इसमें इतने बच्चा है, इसमें इतने बच्चा है, इसमें इतने बच्चा है, ज्यादा है कम है, ये सब पता चला। तो वैसे ही होता है कि जो बारंबारता बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, 1 से लेके, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी आंकड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स। यहाँ पर 30 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए तो सब साइड नहीं लेके आए होंगे, कोई लेके आया होगा 85 लेके आया होगा, तो कोई 65 लेके आया होगा, तो कोई 65 पॉइंट लेके आया होगा। तो उनको क्या सब पूरे को अलग अलग लिखेंगे, पूरे को अलग अलग नहीं लिख सकते, तो उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50। तो इससे पता चलेगा इसके अंतर्गत बच्चे कितने आए, इसके अंतर्गत जो बच्चे लिखे हुए होंगे, मतलब इसके अंतर्गत क्या है 0 से 10, मतलब 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक यहाँ तक आ जाएंगे। फिर अगली लाइन में कहाँ 10 से आगे वाले कहाँ जाएंगे, 20 तक यहाँ आएंगे, 20 से 30 तक यहाँ, मतलब 20 से जो भी ऊपर जाएगा वो यहाँ आएगा, फिर 30 से 40 यहाँ, 40 से 50 यहाँ पर। ये पता चल गया तुम लोगों को। बट कितनी बार ये होता है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर नहीं दे के रखे होते। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 0 से 10 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 11 से लिखा सीधा 20, सॉरी 11 से क्या लिखा 20, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 21 से 30, यहाँ पर लिखा मैंने 31 से 40। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट में लाना होगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन सबको पॉइंट में लाना पड़ेगा, तब जाके अपन को पता चलेगा। ये इन दोनों को जोड़ा, डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। इसमें कितनी 0.5 इसमें जुड़ जाएगा। अगर मैं 0.5 इसमें जोड़ देती हूँ और 0.5 इसमें जोड़ देती हूँ तो, और फिर उसके बाद 0.5 यहाँ पे, तो ये वापस से वो इक्वल हो गया। अगर मैं जोड़ती हूँ तो ये वही आएगा, जैसे मैंने बोला 11 और 20 इनको जोड़ा क्या आ रहा 1 और 3 31, और मैंने बोला 10.5 और 20.5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो 10, 1 और 3, ये भी आ रहा है 31 और ये भी 31 आ रहा है।
आ रहा दोनों ही, बट उसको क्या किया, सही तरीके से आइडेंटिफाई किया ताकि बच्चों को पता चल सके कि इसके बीच में लिखना है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा बीच वाले नंबर कहाँ गए, एक नंबर कम पड़ रहा है वो कहाँ गया, कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को जो ये वाली संख्या है इनको करके क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग लगाने के बाद पॉइंट में जो आता है अपन को पता चल जाता है कितना पॉइंट आ रहा है, इतना पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट को अपन को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ताकि इनको पता चले कि पॉइंट में डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये समझ गए। अब इनके कुछ के फॉर्मूले बताती हूँ मैं तुम लोगों को। सबसे पहला है वर्ग वर्ग मध्यांतर बिंदु। इसका क्या है, बिंदु का निम्न प्लस उच्च, सॉरी उच्च माइनस निम्न। इसका मतलब ये है कि जो उच्च संख्या है उसमें से निम्न संख्या क्या करनी है, अपन को माइनस करनी है। उच्च संख्या में क्या करना है, जो उच्च सीमा है उसमें से क्या करना है, निम्न सीमा माइनस करनी है। अगला क्या है, मध्य वर्ग बिंदु। अगला क्या है फॉर्मूला, मध्य वर्ग बिंदु। इसमें क्या करना है, उच्च प्लस निम्न बटा 2। ये क्या बोल रहा है, उच्च मतलब जो सबसे ज्यादा है, उच्च संख्या है मतलब सबसे बड़ी संख्या है, और उसमें छोटी संख्या, दोनों को जोड़ के फिर उसमें बटा 2 कर देना ताकि तुम लोगों को पता चले। उसके बाद है परास क्या है, रेंज में क्या है, परास क्या है, रेंज। ठीक है, इसका क्या है, उच्च माइनस निम्न। इसका मतलब क्या है, उच्च माइनस निम्न मतलब उच्च मान, जो उच्च मान आ रहा वो, और निम्न मान जो निम्न मान है। तो ये पॉइंट तो तुम लोग उतार लो तीनों और स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इनका। मेरे हिसाब से तुम लोगों को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर मैंने कोई संख्या ली तो उसको एक एग्जांपल है जो अपन किताब के अंदर देखते हैं, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए बारंबारता किस तरीके से। अगर मैं बारंबारता के बीच वाला तुम लोगों को नहीं भी पढ़ा हो थ्योरी, तो तब भी तुम लोगों को क्या समझ में आ जाएगी, बट एक बार अपन थ्योरी देख लेंगे। ओके, क्या था, बारंबारता वाला था, बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। मैंने बोल दिया किस तरीके से सामान्य तरीके से क्या करते हैं, मात्रात्मक जो अंक प्राप्त होते हैं उनको सही तरीके व्यवस्थित करना। यह दिखाता है कि किसी चर के विभिन्न मान यहाँ के छात्र द्वारा गणित में प्राप्तांक, मतलब किस तरीके से अलग अलग प्राप्त अंक होते हैं उनको किस तरीके से जमाना है, विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ ऐसे वितरण किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं वितरण, वो देखते हैं अपन। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 90, मतलब ये क्या है, आगे चलता रह रहा है इसी तरीके का वर्ग। अब अगला ये देख लिया तुम लोगों ने, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला देखो, वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग मध्यमान है, वर्ग का मध्यमान है, यह वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग की सीमा के बीच होता है। इसे निम्नलिखित तरीके से पता किया जा सकता है। वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा। फॉर्मूले मैंने अभी लिखा है वही फॉर्मूले, और कुछ नहीं है नए। अगला पॉइंट, एक बार जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गों में के समूह में कर दिया जाता है तब आगे की गणना किस प्रकार की जाएगी वो अपन देखते हैं। प्रेक्षितों का प्रयोग नहीं किए जाता है, बल्कि इस जगह वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। कैसे किए जा रहे हैं वो चेक करेंगे अपन। ये रहा सवाल, देखो मैंने क्या बोला था, ये सीमा है, इसमें क्या बोला है, निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा एवं वर्ग चिन्ह बताने हैं अपन को, अलग अलग निकालना है। क्या क्या निकालना है, तुम लोगों को जब भी सवाल दिया जाएगा तो इतना ही दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को ये सारी चीजें निकालनी होगी। क्या निकालना होगा, निम्न वर्ग भी निकालना होगा, उच्च वर्ग भी निकालना होगा, और वर्ग चिन्ह भी निकालना होगा।
तो वो कैसे निकल सकता है? देखो सबसे पहले तो ये तुम लोगों को दिया होगा 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये क्या होगा तुम लोगों को दिया होगा। और ये बारंबारता जो है वो भी दी हुई होगी 1, 8, 6, 7, 21, 27, 19, 6, 5, 4 ये देके रखा होगा। अब तुम लोगों को यूं बोला है कि निम्न वर्ग सीमा निकालनी। क्या बोला है? निम्न वर्ग सीमा निकालनी। मतलब इसका निम्न वर्ग, आगे वाला जो वर्ग होता है वो निम्न होता है। तो ये क्या हो गया? निम्न 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, उसके बाद 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90। तो ये क्या आ गया? मध्य वर्ग, सॉरी निम्न वर्ग आ गया। निम्न वर्ग कैसा है? ये जो संख्या थी आगे वाली वो लिख दी तो क्या आ गया? निम्न वर्ग। मतलब आगे वाली छोटी संख्या जो है वो लिखी तो निम्न वर्ग। अब बोला है अपन को उच्च वर्ग निकालने के लिए। क्या बोला है? उच्च। उच्च वर्ग का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ये 10 है तो 10 पीछे वाले। उच्च वर्ग बोला तो पीछे वाला लेना है, निम्न वर्ग बोला तो कौन सा लेना है? आगे वाला लेना है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आ गया। अब इसमें वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे पता चलेगा? ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को माइनस करना है। माइनस करेंगे मध्य वर्ग। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है? मध्य का निकालना है। तो इन दोनों के बीच का क्या है? इन दोनों के बीच में इन दोनों को क्या करना है? जोड़ के, इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा देना है। क्या करना है? जैसे 0 + 10/2 तो कितना आ गया? 5 आया। क्या है? 5 आया। कैसा है? उच्च निम्न वर्ग प्लस निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्ग चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु आ जाएगा। 3 का 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ा तो 30, 30 में 10 और 20 को जोड़ा तो कितना है? 30, 30 में 2 का डिवाइड किया तो 15, 20 और 30 को जोड़ा तो 50, 50 में 2 का डिवाइड किया तो 25, 30 और 40 तो 70, 70 का आधा किया तो मतलब 2 का डिवाइड किया तो 35, 80, 40 और 50, 90, 90 में भाग लगाया अपन ने 2 का तो कितना है? 45, 50 और 60 110 तो कितना है? 55 डिवाइड किया 617। इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ रहे? ये कितने आ रहे थे और ये कितने आ रहे? इसमें बढ़ गया। देखो 6 और 7 कितने हो गए? 130। 130 का डिवाइड किया अपन ने तो 65, 7 और 8 17 और 18 इन दोनों को जोड़ो पहले तो कितने आ रहे? 150 का डिवाइड किया 2 से तो कितना है? 75, 90 और 18 इन दोनों को क्या किया तो कितना आ रहा है? 170 का क्या आ रहा है? 85 और 90 और 100 इन दोनों का करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 95। तो ये तुम लोगों को पता चल गया वर्ग। अगर इस तरीके से बारंबारता आ गई तो तुम लोगों को क्या देंगे? वर्ग देंगे और बारंबारता देंगे। ये दोनों चीजें दे दी। फिर बोला तुम लोगों को निम्न वर्ग निकालो। तो निम्न वर्ग कौन सा आएगा? आगे वाली जो संख्या छोटी होगी वो आएगी उस वर्ग की। मतलब ये वर्ग है पूरा। 10 और 0 वर्ग है, 10 और 20 वर्ग है, 20 to 30 वर्ग है, 30 50 वर्ग है, 40 से 45 वर्ग 50 वर्ग है, 50 से 60 वर्ग है, 60 से 70, 70 से 80, 90 80 से 90 और 90 से 100 ये वर्ग है। इस वर्ग में आगे वाला क्या होता है? निम्न होता है और पीछे वाला क्या होता है? उच्च होता है। तो उन दोनों को अलग अलग कर दिया। निम्न की जगह निम्न लिख दिया और उच्च की जगह उच्च लिख दिया। फिर वर्ग का निकाला, वर्ग चिन्ह निकाले। इन दोनों को जोड़ के मध्य और निम्न को जोड़ के भाग लगा दिया 2 का तो कितना आ गया? 5। इन दोनों को जोड़ के किया तो 15। तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई, इस तरीके का सवाल आ गया तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो। अब क्या है अगला? जो बारंबारता वितरण है वो किस तरीके से होगी? बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है? ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? उनको किस तरीके से सॉल्व करना, प्रश्न किस तरीके से पूछने चाहिए वो भी तो अपन को पता चलना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। तो अपन क्या देखेंगे? पहले वर्ग अंतराल समान आकार में हो या असमान आकार के हो। क्या है? वर्ग अंतराल या तो समान आकार के हो या असमान आकार के। समान आकार का मतलब क्या है? ये वाले जो हैं वो समान आकार में। बट मैंने वही यहाँ पर दे दिया होता 0 to 10, यहाँ पे दिया मैंने 11 to 20, यहाँ पे दिया 21 to 30।
ये क्या है, समान आकार में नहीं, ये असमान आकार में, ठीक है। इसमें हमें कितने वर्ग करने चाहिए, हमें कितने वर्ग करने चाहिए वो उस पर डिपेंड करेगा। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा, जो अपन को सवाल दिया हुआ उसके आधार पर अपन को पता चल जाएगा उसका आकार क्या होगा। मतलब अगर अपन ये ग्राफ बना रहे हैं तो उसको मेरे को कैसे पता चलेगा 25 तक ही करना है, मेरे को उससे आगे भी जा सकती थी, बट अपन इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर पता चल गया मेरे को 95 तक करना है, कहाँ तक करना, वर्ग चिन्ह 95 है तो मैं 95 तक कर सकती हूँ, या फिर ये 100 है तो मेरे को ये वाला करना पड़ेगा कि ये वाला करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का पूछा होगा तो ये वर्ग चिन्ह वाला करना पड़ेगा, अगर वर्ग पूछा होगा तो तुम लोगों को ये वाला करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि बारंबारता मतलब ये वाली जो लाइन है एक्स और वाई अक्ष वो कहां तक जानी चाहिए। तो उसके आधार पर पता चलेगा प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा, सीमा कैसे पता चली, यहां से पता चली 10 to 0 to 10, तो अपन यहाँ पर क्या 10 तक ही लिख सकते हैं, 10 to 20 यहाँ पर 20 तक ही लिख सकते हैं। तो अपन को ये वहां से पता चला। प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए, ये बारंबारता अलग अलग की है, दोनों तो प्राप्त हो जाएगी, बट अगला कैसे प्राप्त किया जाएगा वो अपन को किस तरीके से पता चलेगा, इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके। वर्ग बारंबारता वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान आकार के, मतलब या तो समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, समान ये वाले और असमान ये वाले। दोनों ही परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। कौन से वर्ग में, कौन से समान आकार का जो प्रयोग किया जा रहा है वो असमान आकार के वर्गों का अंतराल का प्रयोग किया जाएगा। पहली, जब हमारे पास आय तथा ऐसे ही चरों के आंकड़े हो जहां परास काफी अधिक हो, क्या हो, परास काफी अधिक हो। परास का फॉर्मूला बताया था उच्च माइनस निम्न, काफी अधिक होगा तब क्या होगा, उदाहरण के लिए दैनिक आय लगभग 0 से लेकर कई 100 करोड़ों रुपए तक हो सकती है। क्या है, परास मतलब 0 से लेकर कहीं तक भी हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ तक ही हो। ऐसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन सा समान जो वर्ग अंतराल कर रहे हैं अपन वो उपयुक्त नहीं है, ये वाला जो समान अंतराल है वो उपयुक्त नहीं, क्योंकि यदि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के होंगे तो वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करोड़ों में जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय के बहुत कम या बहुत अधिक स्तरों पर जानकारी छिपी हुई रह जाएगी। इस तरीके से है, जैसे मेरे को 10 से लेके 0 से लेके 10 तक और करोड़ों तक जाना होगा तो मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे लूँ, या फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से लूँ। मतलब 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, जाने में मेरे को आसानी होगी। बट मैं ऐसे लूंगी 10-10 रुपए का भी खर्चा रखूंगी तो मतलब गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ऐसा गड़बड़ होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे और आसानी से अपन को चीजें भी पता चलती रहेगी। तो इसलिए बोल रहा है कि समान आकार के भी हो और ऐसे भी हो बड़े आकार में, तो इस तरीके से यूज हो वो जरूरी नहीं है, तरीका चेंज करना पड़ेगा, तब संख्या बड़ी करनी पड़ेगी अपन को। वो अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि अपना अपन को किस तरीके से करना है। दूसरी, यदि मानो की एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग में केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। मतलब यह है कि जैसे मैंने इसको बोला कि इस तरीके से चलता रहा तो कितना हार्ड होगा, और वैसे ही वही बोला मैंने 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, तो उसमें सारे के सारे खर्चे इंक्लूड हो गए और वो गिनना भी आसान होगा, उसको पढ़ना भी, मतलब जब उसकी रिपोर्ट चेक की जाएगी तो उसको आसानी से रिपोर्ट चेक की जा सकती है, बट ऐसे नहीं होगी। वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वर्गों की संख्या सामान्यतः 6 तथा 15 के बीच होती है। कितनी होती है, वर्गों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, या तो 6 होगी या 15 के बीच में हो सकती है। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या परासह चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान में अंतर को वर्ग अंतराल के से भाग देकर पता किया जा सकता, प्राप्त किया जा सकता। मतलब क्या, मैंने वर्ग चिन्ह बोला था, इन दोनों का करके प्लस करके इसमें 2 का भाग लगा के अपन को ये प्राप्त हो गया। तो अपन को किस तरीके से, और ये जो संख्या है वो या तो मतलब ये जो वर्ग है वो कितने होने चाहिए, या तो 6 होने चाहिए या 15 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उच्च और निम्न सीमा इनकी लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग अंतराल का समावेशी रूप, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ये कौन सा है, समावेशी रूप है। और ये जो है अपवर्जी रूप है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और अपवर्जी वर्ग अंतराल की स्थिति में हमें
यह अग्रिम रूप से निर्धारित करना होता है कि वर्ग सीमा के मान के बराबर किसी चर का मान होने पर क्या करना है। मतलब क्या है, चर का मान होगा तो क्या करना है, 10 से 30 यदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 से क्या है 30, यहाँ पर सीधा 10 से 20 नहीं रखा गया, 10 से 20 नहीं रखा गया, सीधा कर दिया 0 से 10, 20 से 30 में रखा गया है। इस स्थिति में वर्ग की निचली सीमा क्या है, निचली सीमा क्या होगी, 30 के 20 और 30, निचली सीमा के को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाएगा। जो निचली सीमा है उसको वर्ग के अंतराल में शामिल नहीं किया जाएगा। या फिर 10 से 30 या आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 30 से 40 में रख कर सकते हैं। इस स्थिति में वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग के अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। इसका क्या मतलब है, जो उच्च सीमा है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, निम्न सीमा को शामिल किया जाएगा। तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समावेशी किस तरीके की होती है, अपवर्जी किस तरीके की होती है। तो उसके आधार पर तुम लोगों को ये समझ में ही आ गया कि उसमें उच्च किसको शामिल करना है, निम्न किसको शामिल करना है। अब जो है वो अपन आगे कल पढ़ेंगे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। आई थिंक तुम लोगों को सब समझ में आ चुका होगा और आगे से स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग खुद ही लिखते जाना।